पृथ्वी ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एशिया महाद्वीप पर पहला एपिसोड देखा है। आज हम लोग एशिया महाद्वीप पर दूसरा एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं यह एपिसोड उससे कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और उससे अधिक जानकारी लेके आए हैं। आइए देखते हैं। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल के 30% क्षेत्रफल में एशिया विस्तृत है और इस प्रकार से एशिया भारत का 13 गुना बड़ा महादेश है और इस प्रकार से एशिया का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिण से 81 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक है, जबकि इसका देशांतरीय विस्तार 26 डिग्री 24 मिनट पूर्व तुर्की के बाबा बुरनु अंतरीप से 169 डिग्री 40 मिनट पश्चिम साइबेरिया के पूर्वी अंतरीप तक पूर्व की तरफ 180 डिग्री विस्तार 9650 किलोमीटर है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। एशिया मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, जबकि इंडोनेशिया द्वीप समूह के कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध के अधीन हैं। एशिया में आर्कटिक महासागर बर्फ से ढका महासागर है और पूर्व में प्रशांत महासागर एवं पश्चिम में भूमध्य सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और इस प्रकार से एशिया यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत एवं डारडेनेल्स जलसंधि द्वारा अलग होता है। उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जलसंधि द्वारा अलग हुआ है। अफ्रीका से यह लाल सागर एवं सोएज जल डमरू मध्य द्वारा अलग है। और इस प्रकार से एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच न्यूगिनी द्वीप को सीमा समझा जाता है। और इस प्रकार से एशिया का पश्चिमतम बिंदु बाबा बुरनु तुर्की है, जो 26 डिग्री 4 मिनट पूर्व स्थित है। पूर्वतम बिंदु मिस्र डेजनेवा रूस है और उत्तरतम बिंदु मिस आर्टी से सकीव रूसी संघ है, जबकि दक्षिणतम बिंदु पुलाउ पनामा इंडोनेशिया है। और इस प्रकार से एशिया का उच्चतम तापमान तिराक तस्वी इजराइल में 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, जबकि न्यूनतम तापमान बर्खोयांस्क रूसी संघ में -69 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। तुर्की व रूस दो ऐसे देश हैं जो एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीप के अंग हैं। एशिया के क्षेत्र अधिक विस्तृत होने के कारण इसमें अनेक विषमताएं व भिन्नताएं हैं। ये विषमताएं भौतिक, मानवीय, आर्थिक, राजनीतिक रूप से स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसलिए एशिया को विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। ये भिन्नताएं पर्वत शिखर, घाटियां, गहरे स्थानों आदि के रूप में देखने को मिलती है। और इस प्रकार से जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर व उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु भूभाग मृत सागर, सबसे गहरा सागरीय स्थल मारियाना ट्रेंच व सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी व गहरी झील कैस्पियन सागर झील एशिया में ही स्थित है और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील यह भी एशिया में ही स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन व सबसे लंबा रेल मार्ग
ट्रांस साइबेरियन मार्ग भी एशिया में ही अवस्थित है। और इस प्रकार से एशिया को 5 प्रमुख भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। ये पहला है उत्तरी निम्न भूमि, दूसरा है मध्य का पर्वतीय भाग, तीसरा है दक्षिणी पठार, चौथा है बड़ी नदियों की घाटियाँ और पांचवा है दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के द्वीप। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे एशिया में उत्तरी निम्न भूमि का विस्तार पश्चिम में यूराल पर्वत से पूर्व में लीना नदी के बीच स्थित है। इस विस्तृत निम्न भूमि को साइबेरिया का मैदान कहते हैं। साइबेरिया का मैदान पश्चिमी भाग समतल व अवसादी शैलों से बना है, जबकि पूर्वी भाग अपर्दित पठार है। और इस प्रकार से आगे देखेंगे साइबेरिया या कह लीजिए साइबेरियन मैदान में ओब, एनीसी, लीना नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ मध्य एशिया की उच्च भूमि व पर्वतों से उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में शीत ऋतु अत्यंत कठोर एवं लंबी होने के कारण नदियों के निचले भागों में बर्फ जम जाती है और इस प्रकार से नदियों के ऊपरी भाग से आने वाला जल विस्तृत भाग में फैलकर दलदल बना देता है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है जो साइबेरिया में स्थित है। विश्व की समस्त झीलों में मीठे पानी का 20% भाग बैकाल झील में है। पर्वतों व मरुस्थलों से घिरा हुआ यह भाग एशिया के अन्य भागों से भिन्न है। और इस प्रकार से साइबेरिया मैदान के दक्षिण में बलित पर्वत एवं पठारों का जाल है। पामीर पठार पर अनेक श्रृंखलाएं आकर मिलती हैं। संसार का सबसे ऊंचा पठार होने के कारण इसे विश्व की छत कहा जाता है। इस पठार से पर्वत श्रृंखलाएं विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हैं। पामीर पठार के पश्चिम में हिंदकुश, उत्तर पूर्व की ओर तिएन शान, दक्षिण पूर्व की ओर काराकोरम व हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पूर्व की ओर क्युन शान पर्वत का विस्तार है। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि हिंदकुश से पर्वत श्रेणियां उत्तरी समूह तथा दक्षिणी समूह के रूप में विस्तृत हैं। उत्तरी समूह एलबुर्ज पर्वत को सम्मिलित करता है जो कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट के साथ संलग्न होकर पश्चिम की ओर फैला है। दक्षिण समूह जैग्रोस पर्वत का विस्तार अरब सागर से फारस की खाड़ी तक है। ये ईरान के पठार के चारों ओर विस्तृत है। पश्चिम की ओर इन दोनों पर्वत श्रेणियों का मिलान माउंट अरारत पर होता है। माउंट अरारत के पश्चिम में पर्वतों के मध्य अनातोलिया पठार स्थित है। अनातोलिया का पठार प्राचीन शैलों से निर्मित है। पामीर पठार के दक्षिण पूर्व में काराकोरम हिमालय श्रेणियां का विस्तार है। इन पर्वत श्रेणियों में विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट व माउंट केटू स्थित है। ये उच्चतम शिखर हिमालय व काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय काराकोरम उत्तर में क्युनलुन शान के मध्य तिब्बत का पठार स्थित है। तारिम बेसिन तिएन शान व क्युनलुन शान पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित हैं। और इस प्रकार से तिब्बत के पठार के पूर्वी भाग से सभी पर्वत श्रेणियां दक्षिण की ओर मुड़कर समानांतर श्रृंखलाएं बनाती हैं। तिब्बत के पठार से कुछ श्रेणियों का विस्तार दक्षिण की ओर म्यांमार तक विस्तृत है, जहां इसे अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। इनमें से एक श्रेणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सुमात्रा व जावा द्वीपों तक फैली है। कुछ श्रेणियों का विस्तार मलाया प्रायद्वीप तथा फिलीपींस तक है। और इस प्रकार से तिएन शान पर्वतमाला तथा साइबेरियाई पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कई प्राचीन वलित पर्वत, अल्ताई, याब्लोनाय, स्टोनोवाय पर्वत श्रेणियों की पहाड़ियाँ हैं। यहीं तारिम बेसिन व गोबी के ठंडे मरुस्थल स्थित हैं। और इस प्रकार से एशिया में पठारों की स्थिति पर्वतीय पट्टी के दक्षिण में है। ये पठार अति
प्राचीन शैलों से निर्मित है। ये पठार एशिया की मुख्य भूमि के दक्षिण की ओर प्रायद्वीप के एक बड़े भूभाग हैं। एशिया में अवस्थित पठार, जिसमें पहला है अरब का पठार, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का पठार और तीसरा है हिंद चीन का पठार। चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे एशिया के इन पर्वतों एवं पठारों के मध्य उपजाऊ नदी घाटियों की स्थिति है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, दजला, फरात, इरावदी, मेकांग, सीक्यांग, ह्वांगहो। ये उपजाऊ व विस्तृत मैदान होने के कारण ये क्षेत्र विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। एशिया की नदी घाटियों को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे दजला फरात की नदी घाटी में बेबीलोन सभ्यता का जन्म हुआ। मेसोपोटामिया का उपजाऊ मैदान यही है। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। एशिया की मुख्य नदियां लंबाई के घटते क्रम में इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है यांग टीसी क्यांग, ह्वांगहो, आमोर, लीना, मेकांग, येनिसी, ओब, इरिटिस, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। उत्तर की ओर बहने वाली साइबेरिया की नदियां ओब, एनीसी, लीना मध्य एशिया से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। आमूर, ह्वांगहो, यांगटीसी क्यांग, सी क्यांग नदियां प्रशांत महासागर में गिरती हैं। मेक्यांग, इरावदी, साल्विन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, दजला व फरात नदियां हिंद महासागर में गिरती हैं। सियर दरिया व आमो दरिया आंतरिक जलप्रवाह का उदाहरण है, जो अरल सागर में गिरती हैं। और इस प्रकार से भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की अवस्थिति है, जो पंजाब से लेकर असम तक विस्तृत है। चीन में यांग टीसी क्यांग व ह्वांगहो नदी घाटियों की स्थिति है। ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं और म्यांमार में इरावदी नदी घाटी क्षेत्र तथा हिंद चीन में मेक्यांग नदी घाटी उपजाऊ क्षेत्र है। एशिया में अधिकांश द्वीपों की स्थिति महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एवं पूर्व में है। इसमें 3 प्रमुख द्वीप समूह इंडोनेशिया, फिलीपींस व जापान है। अधिकांश द्वीपों का मध्यवर्ती भाग पर्वतीय है तथा चारों ओर संकीर्ण तटवर्ती मैदान है। द्वीपों के पूर्व में ज्वालामुखी उद्भेदनों से प्राप्त ज्वालामुखी राख से उपजाऊ मृदा प्राप्त होती है। और एशिया के अधिकांश भागों में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, किंतु जब पवनें समुद्र के ऊपर से प्रवाहित होती हैं तो एशिया के कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर के उत्तरायण होने के कारण सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति में स्थलीय भाग में तापमान अधिक होता है। तापमान उच्च होने के कारण विस्तृत भूभाग पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र एशिया के पश्चिमी भाग में विकसित होता है। ग्रीष्म ऋतु में सागरीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है और इस प्रकार से पवन प्रवाह उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर होता है। पवनों के प्रवाहित होने के क्रम में महासागरों की आर्द्रता युक्त वायु से वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा भारत के मासिनराम मेघालय में होती है। लाल सागर से लेकर मंगोलिया तक के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। एशिया प्रायद्वीप में वर्षा में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। वर्षा में यह भिन्नता वनस्पत प्रतिरूपों में भी मिलती है। एशिया में टुंड्रा वनस्पत से लेकर उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। एशिया की प्राकृतिक वनस्पति में यह विभिन्नता जलवायु से घनिष्ठ रूप संबंधित है। एशिया के उत्तर में ध्रुवीय क्षेत्रों से संलग्न क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पति की पेटी है। इस क्षेत्र की अधिकांश भूमि बर्फ से ढकी रहती है। ग्रीष्म ऋतु छोटी व ठंडी, जबकि शीत ऋतु लंबी व ठंडी होती है। वर्षा हिम के रूप में 30 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है और इस प्रकार से यहाँ पौधे लंबे नहीं होते हैं। काई तथा लाइकेन यहाँ मुख्य वनस्पति हैं। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि शंकुधारी वनों की स्थिति टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में है, जिन्हें टैगा भी कहते हैं, जिसकी मिट्टी पॉड जोल कहलाती है।
इसमें अम्लीयता अधिक होती है। इन वन क्षेत्रों में वाष्पीकरण कम होने के कारण वर्षा कम मात्रा में होती है, जो वृक्षों के उगने तथा वृद्धि के लिए पर्याप्त है। यहाँ चीड़, फर, स्प्रूस जैसे मुलायम लकड़ी वाले वृक्षों की प्रधानता है। मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष कागज की लुगदी व रेयान तैयार करने के काम आती है। टैगा वनों में लोमड़ी, सेंबल तथा मिंक पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की स्थिति टैगा प्रदेश के दक्षिण में है, जिन्हें स्टेपीज कहा जाता है, जिसकी मिट्टी काले रंग की होती है। इन मिट्टियों में जीवाश्म अधिक मात्रा में होता है। इन वन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी तथा शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। वर्षा की मात्रा 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य होती है। वर्षा की यह मात्रा वाष्पीकरण अधिक होने के कारण पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए यहाँ प्रचुर मात्रा में हरी घास भूमियाँ मिलती हैं। दक्षिण पश्चिम एवं मध्य एशिया का एक बड़ा भाग मरुस्थल है। यहाँ अरब व थार उष्ण एवं गोबी एशिया का प्रमुख शीत मरुस्थल है। जलवायविक दशा अनुकूल न होने के कारण यहाँ पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं नहीं हैं व यहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ और कुछ निम्न कोट की घास उगती है। ऊंचे पठारी भागों में याक पाया जाता है। वहीं ऊँट, गधा व हिरन इस प्रदेश के अन्य पशु हैं। मानसूनी वनों की स्थिति दक्षिण दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी एशिया में है। मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों में इन वनों की प्रमुखता होती है। यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। शीत ऋतु मृदु एवं शुष्क, ग्रीष्म ऋतु में तापमान की अधिकता होती है। यहाँ पेडल फर प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। इन मिट्टियों में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यहाँ सागौन, साल, चंदन वृक्ष मानसूनी वनों में पाए जाते हैं। और इस प्रकार से इन वनों में विशिष्ट पशु हाथी है। विषुवत वृत्त के निकट वाले क्षेत्रों में विषुवतीय वर्षा वन मिलते हैं। इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वनों में विविध प्रकार के वृक्ष, पौधे तथा झाड़ियाँ मिलती हैं। पृथ्वी के 12% भाग पर इन वनों का विस्तार है तथा सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आबनूस, महोगनी, रोजवुड तथा डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इन वनों में मिलने वाले जीवों में हाथी, गैंडा, शेर, घड़ियाल प्रमुख हैं। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, जावा व सुमात्रा इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। एशिया क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। सभी प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली एशिया ही है। यहाँ विविधता होते हुए भी एकता दिखाई पड़ती है। और इस प्रकार से एशिया में परिवार एवं गांव परंपरागत इकाइयाँ हैं। परिवार में अनेक पीढ़ियाँ सम्मिलित हैं तथा संपत्ति पर स्वामित्व संपूर्ण परिवार का होता है। एशिया की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, किंतु जापान एशिया में अकेला ऐसा देश है जिसकी लगभग 2/3 या कह लीजिए 2/3 जनसंख्या नगरीय है। टोक्यो एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान सर्वाधिक नगरीकृत देश है। गेहूं का उत्पादन दक्षिण एशिया में पाकिस्तान सर्वाधिक नगरीकृत देश है। गेहूं का उत्पादन भारत, पाकिस्तान, चीन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में होती है। चाय की खेती भारत, चीन, जापान व श्रीलंका के पर्वतीय ढालों पर की जाती है। गन्ने की कृषि फिलीपींस, भारत, पाकिस्तान व चीन में की जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जूट का उत्पादन होता है। कपास के प्रमुख उत्पादक देश चीन, भारत व पाकिस्तान हैं।
रबड़ की कृषि भारत, इंडोनेशिया व मलेशिया में की जाती है। चीन विश्व में तंबाकू उत्पादन करने वाला प्रमुख देश है। चीन के अलावा तुर्की, जापान एवं भारत में भी तंबाकू उत्पादन होता है। तांबे का उत्पादन मुख्यतः जापान, साइबेरिया, भारत तथा टर्की आदि में होता है। अब्रक के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। गया, हजारीबाग, नल्लौर, जयपुर व अजमेर में अब्रक की खानें हैं। सोना मुख्यतः लीना नदी की घाटी, जापान तथा फिलीपींस में है। फारस की खाड़ी के देशों में खनिज तेल के विशाल भंडार हैं। पश्चिमी एशिया के लगभग सभी देशों में पेट्रोलियम के भंडार हैं। विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे बड़ा भंडार सऊदी अरब में है। एशिया में खनिज का दूसरा तेल क्षेत्र असम, म्यांमार, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो तक है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात व राजस्थान के क्षेत्रों में भी तेल खनन किया जाता है। एशिया महाद्वीप की 2/3 जनसंख्या मंगोल प्रजाति अथवा पीली नस्ल से संबंधित है। इस प्रकार आज हम लोगों ने एशिया महाद्वीप के काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।